की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। 400 से ज्यादा सीट मिली थी लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव होते हैं उसके अंदर, और फिर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो 1989 में जब ये विधेयक सबसे पहली बार बिल संसद के पटल पर रखा गया, तो उस समय यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम हमने कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है, वो बेहतर नहीं हुई है। आज भी उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं, ताकतवर लोग उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। जो SC ST समुदाय है वो इससे काफी ज्यादा पीड़ित है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा का सवाल है, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो उन्हें अपमानित करते हैं। ऐसी स्थितियों में सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 और भारतीय दंड संहिता, जिसे बोलते हैं IPC, इंडियन पिनल कोड, में किए गए प्रावधान उन्हें न्याय दिलाने में कमजोर पड़ रहे हैं। यानी कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमारे जो SC ST लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, वो सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि सिविल राइट एक्ट और भारतीय दंड संहिता उनको सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं, उनको ये महसूस करवाने में कि वो भारत देश में एक सेफ है, सुरक्षित है, उसमें नाकाम रहे हैं। तो हमें कोई एक ऐसा कठोर कानून चाहिए जो उनको सुरक्षा दे सके। तो यह कहा गया था संसद के अंदर। इन दलीलों के साथ ही जो केंद्र सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की, उन्होंने यह विधेयक पास किया। आप याद रखिए, जब भी कोई विधेयक या बिल पास होता है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति जी के उस पर साइन हो जाते हैं, तो फिर वो बन जाता है एक एक्ट। और इसी के साथ फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 वो लागू हो गया। इसके बाद 30 जनवरी 1990 को इस कानून को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। यानी 1999 में ये एक्चुअल में लागू हुआ था 30 जनवरी को, और जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता। कुछ संशोधन इसमें अप्रैल 2016 में भी किए गए थे, और 14 अप्रैल 2016 से इसमें कुछ हल्के फुल्के संशोधन किए गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी जो चेंज इसमें आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने करा है। अब है क्या ये SC ST एक्ट? क्या है ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो अधिनियम है, क्या है? देखिए, ये हर उस शख्स पर लागू होता है जो इससे बिलोंग नहीं करता, SC ST में बिलोंग नहीं करता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है, उसका उत्पीड़न करता है, तो ये अधिनियम लागू हो जाता है, इसके तहत कार्यवाही की जाती है। एक समझने वाली बात यह है कि लेट से कोई एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और वो किसी SC को पीट देता है, तो जो पीटेगा तो उसमें जो IPC है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में SC ST एक्ट अलग लगेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को सबस्यूम करता है। जो नॉर्मल कार्यवाही है, हमारे जो नॉर्मल कानून है उनके तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत तो होगी ही होगी, साथ में SC ST के तहत भी कार्यवाही उसके खिलाफ की जाएगी। ये जो कानून है, ये जो SC ST पीड़ित है उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पीड़ित को अलग अलग अपराध के लिए 75,000 रुपए से लेके 8,50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा विशेष अदालतें भी बनाई गई है इस तरह के अत्याचारों के लिए, और ये तुरंत फैसले देती है। यानी जो हमारे जो कोर्ट हैं, जिनमें करोड़ों जो केसेस हैं जो पेंडिंग रहते हैं, उससे इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SC ST जो एक्ट है इसके लिए विशेष अदालतें भी हैं। इसमें महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार हो तो महिलाओं को मेडिकल जांच भी करवाई जाती है, उनको राहत राशि दी जाती है। SC ST एक्ट के खिलाफ जो मामले हैं उसमें सरकार की तरफ से एक सरकारी वकील या कोई भी जो कानूनी सहायता है वो भी प्रदान की जाती है। केस लड़ने के लिए आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब यह देखना है कि किस किस अपराध के लिए लागू होता है SC ST एक्ट। अगर आप किसी SC ST व्यक्ति को अपमानित करते हो, उसे जबरन मल मूत्र खिलाने की कोशिश करते हो, या आप उसका सामाजिक बहिष्कार करते हो, या आप उसको कारोबार करने से उसके साथ इनकार कर देते हो, किसी भी तरह का भेदभाव, आप उसको नौकरी पर रखने से मना कर देते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक SC ST को बिलोंग करता है, या आप उसको किसी तरह की सेवाएं देने से इनकार कर देते हो, आप SC ST समुदाय के किसी सदस्य से आप मारपीट करते हो, या आप उन्हें घर परिवार या उनके परिवार के किसी सदस्य को अपमानित करते हो उनके सामने, या आप उसके कपड़े उतार के उसे नंगा करके या किसी कालिक वगैरह पोतते हो। ये अक्सर देखा जाता है, जो हमारे गांव वगैरह के एरिया हैं उनमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उन्हें दौड़ाया जाता है नंगा करके, उनको पीटा जाता है। हमने देखा था गुजरात में भी ये हुआ था कई जगह पे 2016 के अंदर, और 2017 में भी ऊना वगैरह में ये देखा गया था। उनको मारा जा रहा था, उनके शर्ट उतार के उनको अपमानित करना सार्वजनिक तौर पर, उनकी जमीन हथिया लेना, उनको भीख मांगने के लिए मजबूर करना, उन्हें बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी करवाना उनसे,
उनको वोट देने के लिए बाध्य करना, किसी विशेष पक्ष को, या कहीं पे जाने से उन्हें रोकना, मंदिरों वगैरह में जाने से रोकना, सार्वजनिक जगह पर जाने से रोकना, उनको मकान छोड़ने के लिए मजबूर करना। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं, ये वो अपराध हैं जिनमें जो SC/ST एक्ट है वो लागू हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये जो सारी मैंने चीजें आपको बताई हैं, इनमें IPC तो लगेगा ही, यानी भारतीय दंड संहिता के तहत तो कार्रवाई होगी होगी, साथ में SC/ST एक्ट के तहत भी आपको कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। अब SC/ST एक्ट में अगर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके खिलाफ ये सारी चीजें अगर होती हैं, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा करता है कि किसी SC/ST व्यक्ति को वो मारता है या पीटता है या इस तरह का कुछ करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और IPC की सजा के अलावा SC/ST एक्ट में अलग से 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माने की व्यवस्था है। और अगर अपराध किसी सरकारी अधिकारी ने किया है तो IPC के अलावा उसे इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा होती है। किसी सरकारी अधिकारी पर केस तभी दर्ज किया जा सकता है जब पूरे मामले की जांच के दौरान सरकारी अधिकारी दोषी पाया गया हो। लेकिन अगर वो सरकारी अधिकारी नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का अरेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपने किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ कोई हाथापाई करी, तो वो जाके अगर उसने केस कर दिया, FIR वगैरह लॉन्च कर दी, तो SC/ST एक्ट के तहत आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी जमानत भी नहीं होगी, आपकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं होगी। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी है तो पहले थोड़ी सी जांच की जाती है और उस जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो ही उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। SC/ST एक्ट के तहत विशेष अदालतों की व्यवस्था, जैसा मैंने बताया, ये इस कानून में एक आर्टिकल 14 है यानी धारा 14, इसके तहत जो विशेष अदालत है उसकी व्यवस्था की हुई है और ये विशेष अदालतें भारत के हर राज्य में बनी हुई हैं। अगर जैसा मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है SC/ST एक्ट के तहत उस पर केस दर्ज होता है और वो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो तुरंत वो गिरफ्तार हो जाएगा और अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए जो कैद है वो 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक है, और जो सरकारी जो व्यक्ति है उसके लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा उसे होती है। गिरफ्तारी के बाद एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि SC/ST एक्ट में जो निचली अदालत है वो आपको जमानत नहीं दे सकती, कम से कम हाई कोर्ट आपको जमानत देगा अगर किसी शख्स के खिलाफ केस दर्ज होता है। और गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पूरे मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होती है जो SC/ST एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए बनी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब करा क्यों है? आप अब तक ये समझ गए होंगे कि भाई SC/ST एक्ट क्या है। इसमें काफी सारे प्रोटेक्शन के, जो हमारे जो SC/ST भाई बहन हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे प्रावधान हैं। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 2016 की अगर हम बात करें तो 11,060 ऐसे केस दर्ज हुए थे भारत में जो SC/ST एक्ट के तहत हुए थे। 11,060 2016 में। इनमें से 935 ऐसी शिकायतें थी जो पूरी तरह से गलत पाई गई यानी फर्जी पाई गई, यानी किसी ने झूठी शिकायत डलवा दी कि ये मेरे साथ अत्याचार कर रहा है। इनफैक्ट जो सरकारी ऑफिस है उनमें भी ऐसा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जनरल कैटेगरी का है और उसका जो बॉस है वो SC/ST का है, या उल्टा, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका बॉस जनरल कैटेगरी का है और वो व्यक्ति SC/ST कैटेगरी का है और अफसर है। तो अगर मान लीजिए आपस में कोई लड़ाई हो जाए, कोई कलह हो जाए, तो ये जो SC/ST कैटेगरी है, कई बार, सारे केसेस में नहीं, हमने देखा यहाँ पे 935 यानी 15% के आसपास, 10 से 15% के आसपास जो केसेस हैं उनमें ऐसा पाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 से 15% 2015 में, और 2016 में भी आप निकाल सकते हैं 11,060 में 935, तो ये 10% से कम केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, झूठी के वो डलवा देते हैं कि भाई मेरा जो बॉस है वो जनरल कैटेगरी का है, उसने मुझे जाति सूचक शब्दों का मेरे साथ उपयोग किया, मुझे अपमानित करा, या मुझे दूसरे जो शब्द जो बैन है या जो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी हैं, जो बहुत ज्यादा जिन्हें कहते हैं कि इंसल्टिंग शब्द हैं, उनका इस्तेमाल किया, अक्सर देखे जाते हैं। डिपार्टमेंट की जब कार्रवाई होती है तो ये सामने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन उसकी पेमेंट नहीं दे रहा तो वो उस पर झूठा SC/ST केस डलवा देता है। उसके यहाँ अगर कोई SC/ST कम्युनिटी का व्यक्ति काम कर रहा है तो वो बोलता है कि मैं इसके साथ पेमेंट लेने गया, मैंने पेमेंट लेने भेजा अपने व्यक्ति को और उसने उसे ये कह के भगा दिया कि उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा उसके खिलाफ, तो सीधा क्रिमिनल कंप्लेंट बन जाती है। तो यानी कि ये जो कानून है इसका इस्तेमाल आपसी रंजिश मिटाने के लिए या झूठे केस, कई तो लोग बैठे ही इसीलिए हैं कि वो बस इस तरह के केस बनाएं और इसको काफी अच्छा पैसा ये लोग इसमें ऐंठ लेते थे इस तरह के केस डाल के। ये सब सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑब्जर्वेशन थे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी तय हो जाती है, और क्योंकि इसमें यूनिलेटरल यानी एक ही व्यक्ति कंप्लेन कर दे तुरंत अरेस्ट हो जाता है, तो इसमें जो
कानून का दुरुपयोग है उसके चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये जो अरेस्ट है ये तुरंत नहीं होगा। तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि SC/ST एक्ट जो है ये समाज में जो जातिवाद है उसे खत्म नहीं कर रहा बल्कि बढ़ा रहा है, यानी परपेचुएटिंग कास्टिज्म कर सकता है ये। और या कैसे कर सकता है, मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और किसी SC/ST भाई बहन ने आपके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेन लिखवा दी तो आपको तो उससे और नफरत हो जाएगी कि भाई नहीं, आप तो बल्कि SC/ST जो है उनको अपनाने की बजाय आप उनसे और दूर हो जाएंगे। जैसा कि अक्सर रिजर्वेशन वगैरह में भी देखा जाता है कि लोग जो है वो रिजर्वेशन से नफरत करते हैं, उन्हें लगता है उनके साथ किसी तरह का अत्याचार हो रहा है या उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। और तो ये परपेचुएट कर सकता है कास्टिज्म को, इससे एक उल्टा प्रभाव हो सकता है हमारे समाज पे, हमारे संविधान पे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें और भी कही हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें क्योंकि जो अरेस्ट है वो तुरंत हो जाता है और इसमें पब्लिक सर्वेंट वगैरह भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इस कानून में हम थोड़ा सा इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी इसे थोड़ा उदार बना रहे हैं, इसकी सख्ती कम कर रहे हैं। अब इस सख्ती कैसे कम करिए? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत जो मामलों की जांच होगी वो कम से कम डिप्टी SP रैंक का करेगा। जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है कम से कम उस रैंक का अधिकारी करेगा। पहले ये जो जांच है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर सकते थे। इससे क्या होगा, जो DSP रैंक का अधिकारी करेगा तो इससे एटलीस्ट वो एक उसके पास एक काफी मैच्योरिटी होगी इन केसेस को समझने की, इनकी जांच करने की। तो उससे जो झूठे केसेस वगैरह हैं उनमें वो अपने एक्सपीरियंस से उनको हैंडल कर सकता है। दूसरा, किसी भी सरकारी अधिकारी पर अगर केस दर्ज होता है तो गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, उस सरकारी अधिकारी के विभाग से गिरफ्तारी के लिए इजाजत लेनी होगी, यानी मजिस्ट्रेट से जो इजाजत लेनी होगी। पहले जो भी रीजन आप देंगे उसको अरेस्ट करवाने के, वो पहले स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे, उनकी जांच होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा और फिर उसको तभी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें दो लोग थे, दो हमारे न्यायमूर्ति थे, एक तो थे AK गोयल और एक थे यू ललित। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती थी, यानी अग्रिम जमानत नहीं होती थी, लेकिन अब अग्रिम जमानत हो पाएगी। ये सबसे बड़ा फैसला किया है कि किसी भी व्यक्ति पर केस दर्ज होने के बाद उसे अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है। पहले अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है वो इसमें नहीं था। और जमानत देने का जो अधिकार है वो भी मजिस्ट्रेट के पास होगा। पहले सिर्फ हाई कोर्ट आपको जमानत दे सकता था, अब मजिस्ट्रेट भी दे पाएगा। अगर किसी आम आदमी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, उसकी गिरफ्तारी के लिए जिले के SP या SSP से इजाजत लेनी होगी। यानी आम आदमी और सरकारी अधिकारी दोनों जो है, दोनों को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी गई है। अब आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है इसका। अब हमने एक पहलू तो देख लिया कि ठीक है भाई, फेक केसेस दर्ज होते हैं और ये होते हैं, ये सच्चाई है, ये हर कोई मानता है कि फेक केसेस दर्ज होते हैं। लेकिन अब दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ही अगर हम रिपोर्ट देखें तो जो SC/ST एक्ट है भारत में वो उतना कारगर नहीं है। उसमें जो कन्विक्शन होती है वो बहुत कम होती है। NCRB डेटा ये कहता है कि 2016 में सिर्फ 15.4% केसेस में कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन का मतलब वास्तव में किसी को सजा नहीं होती। अगर मान लो कोई फेक केस डलवा भी दे तो वास्तव में उसे सजा नहीं होती। अगर कोई सच्चा केस भी डाल दे तो वास्तव में उसे सजा नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि अगर मान लो किसी को जमानत मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस झूठा था। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 15% लोगों को जमानत मिली है, इसका मतलब क्या है कि 85% लोग जो हैं, 15% लोगों को सजा मिली है, तो मतलब 85% क्या है, वो जमानत तो उनको हो गई। तो जमानत का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति दोषी नहीं है, उसमें हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ढंग से ना हुआ हो। और इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं। जो SC/ST समुदाय है उसमें पुलिस जो है वो भी ढंग से अपना काम नहीं करती, उनके खिलाफ उत्पीड़न होते हैं, अत्याचार होते हैं। पुलिस कई बार दलित जो होते हैं हमारे दलित भाई बहन, उन्हें ये फोर्स करती है कि केस वापस ले लो या जो स्टेटमेंट है वो बदल दो। दूसरी बात, जजेस ने यह कहा है कि NCRB डेटा के हिसाब से लगभग 2016 में 5,347 केस हैं जो फॉल्स पाए गए हैं। ये क्लियर है आपको? 5,347 केसेस जो हैं वो फॉल्स पाए गए हैं। लेकिन उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि 40,801 केसेस हैं जो रजिस्टर हुए थे दलित के खिलाफ। और अगर आप ये रेशो देखें तो ये काफी कम है, यानी 1/8वां हिस्सा उससे उतने ही फेक हैं, बाकी सारे असली केसेस हैं। तो इससे जो असली केसेस हैं उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये एक क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का डेटा है, जो जजेस ने एक और कंसिडर किया है कि 2015 में 15,638 केसेस कोर्ट ने डिसाइड करे थे। इनमें 11,024 केसेस में एक्विटल हो गया था, यानी बरी कर दिया गया था दोषी को। सिर्फ 495 केसेस हैं जो विड्रॉ हुए थे और 4,000 केसेस में ही कुछ ना कुछ कन्विक्शन हुआ था, किसी ना किसी तरह की सजा हुई थी। यानी ज्यादातर केसेस में SC/ST एक्ट के तहत सजा नहीं होती। तो SC/ST एक्ट को और मजबूत बनाना चाहिए था
और SC ST एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन और ये होता है उसे और मजबूत करना चाहिए था, रादर देन इसको डाइल्यूट करने की बजाय। दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है भारत में वो बढ़ रहे हैं। अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखें तो हर 10 लाख SC ST पॉपुलेशन के ऊपर 214 इंसिडेंट हुए थे 2016 में, और ये पिछले साल से यानी 2015 से ज्यादा है। 2015 में ये 207 थे। तो दलितों के खिलाफ जो भारत में अत्याचार है वो बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप SC ST एक्ट को और कम पुख्ता बना देते हो, कम स्ट्रिक्ट बना देते हो, तो फिर इससे जो दलित वगैरह हैं वो महसूस नहीं करेंगे, सेफ महसूस नहीं करेंगे। और जो भारत के बहुत सारे SC ST जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार को कहा है कि सरकार इस पे कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट को एक रिव्यू के लिए बोलना चाहिए कि वो रिव्यू करें इसको, अपने डिसीजन को, और इसको वापस लें। और जो कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष है, वो भी ये कह रहा है कि इस पे जो अभी मौजूदा सरकार है वो उसकी चुप्पी है, और दलितों के खिलाफ ये अत्याचार है, दलितों के खिलाफ ये एक उनका जो स्टैंड है वो ठीक नहीं है, और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए